नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो आपका साइंस का पेपर आज हो चुका है। आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से गया होगा। अब कई टीचर्स ने बहुत क्लेम करा था जी जो हमने पढ़ाया है वही पेपर में आना है, बट जहां तक मैंने सुना है या बच्चों के रिव्यूज लिए वहां तक ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों ने ज्यादातर ये बोला कि जो चीजें हमने छोड़ दी थी पेपर में वो ज्यादा चीजें आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेट से या यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट पढ़िएगा। सिर्फ ये मत सोचिएगा जो क्वेश्चन पढ़ा दिए गए हैं वही आ जाने हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि दो तीन क्वेश्चन रिपीट हो जाए। क्लेम कर रहे हैं ना कि हाँ जो हमने करवा दिया वही पेपर में आने वाला है, वो एक फ्रॉड है, उस पर आप ध्यान ना दीजिएगा। अब वो चीज को कैसे कवर करते हैं, क्या करेंगे, पिछली 5-7 पुरानी वीडियोस निकाल लेंगे। आपने वो सुनी है या नहीं सुनी उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, कहेंगे जी हाँ ये क्वेश्चन आए थे यही हमने पढ़ा दिए। आपको याद भी नहीं होना कि आपने ये वीडियो कभी देखी है या नहीं देखी है। तो ऐसे चक्रों में नहीं पढ़ना। पढ़ना है, टीचर से पढ़ना जरूर है, पर ये नहीं सोचना जो पढ़ा दिया वही पेपर में आ जाना है। आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से उसको चीज को याद करना है, बट अंधाधुंध होके या आंखें बंद करके अपना ब्रेन वॉश नहीं करवाना है। तो इसी के साथ हम आगे आने वाले हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज पे, जो हमारे 10th के मैथ्स के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ और जगह से पिक करे गए हैं। अब क्लेम मैं दोबारा यहां पे ये नहीं करूंगा जी हाँ जो मैंने करा दिया वही पेपर में आना है। पेपर में कुछ भी आ सकता है, इसके रिलेटेड ही आएगा, बट आपको मल्टीपल चीजें पढ़नी है, ज्यादा से ज्यादा चीजें कैप्चर करनी है। उसी का एक हमारा पहला पार्ट है चैप्टर नंबर 1 के साथ। हम यहाँ पे 10 एमसीक्यूज करने वाले हैं जिनका हाई चांस है पेपर में आने का। फिर से वही बात, ये नहीं है कि पेपर में यही आ जाएगा, पर चांस ज्यादा है कि ये पेपर में आ जाए। तो ऐसे चीजों पे ध्यान नहीं देना कि हाँ जो हमने पढ़ा दिया वही पेपर में आ जाना है, कम होता है। आपको अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, विश्वास रखना है कि हाँ हमने भी कुछ पढ़ा है, हमें भी कुछ आता है। जो आपके स्कूल के टीचर्स या बाकी टीचर्स ने गाइड करा है उनकी भी बात सुननी है। अंधाधुंध कहते ना विश्वास नहीं करने बैठ जाना। तो आइए, इससे पहले जो हमने पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी का। अगर आपको वहां पे कोई डाउट लगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास, हमारी पहली स्लाइड के साथ। अब ये एमसीक्यूज रिपीट हो चुके हैं, पेपर में आ चुके हैं, इसके रिलेटेड भी, इसलिए मेरे को ये लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आपके साथ शेयर करा जाए। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, क्योंकि मुझे आदत कम है क्लेम करने की, हाँ जी जी जो मैंने पढ़ा दिया पेपर में आ जाना है। चाहे एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा है या कम है, पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यही चीज पेपर में आ जानी है, इसके रिलेटेड जरूर आ सकता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है फॉर सम इंटीजर एम एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म डैश। कहता कोई भी इंटीजर एम है तो हमेशा उसको इवन इंटीजर की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि जो जर्नल इवन इंटीजर है उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा आज का ये है। अब कई बच्चे ना यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, लिख देंगे जी 2m+1 और m+1, इस तरह से गैस कर लेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है पहले वो समझते हैं। उसे बोला m कोई भी एक इंटीजर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी है। कहता है m के साथ हमने इस तरह से एक कंडीशन बनानी है कि जब भी मैं m को कुछ भी पुट करूं तो आंसर हमारा इवन है। m को मैं कुछ भी पुट करूं तो आंसर हमारा इवन है। ये हमारे पहले क्वेश्चन की कंडीशन है। मान लो मैंने एक ऑप्शन उठाया बी, दैट इज m+1। मैंने ना m को लेट करा कि जो m है वो 1 है, मैंने 1 डाला तो 1+1 2 आ गया, आंसर हमारा इवन आ गया। इस केस में आंसर हमारा इवन आ गया। पर मैंने ना m को अब डालने की कोशिश करी, क्या, m को मैंने डाला 2। अगर अब मैंने 2 डाला ना तो 2+1 आंसर आ गया मेरा 3, यानी कि मेरा आंसर आ गया ऑड। इसका मतलब है ये जो हमारी बी कंडीशन है ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब किसी बच्चे ने क्या करा, ऑप्शन उठा लिया सी, उसने लिखा 2m, तो क्या करा, m को डाला 1 तो 2 1 जा 2, आंसर इवन आ गया। उसी तरह से m को डाला 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, आंसर इवन आ गया। अगर इस कंडीशन में मैं m को कुछ भी फिल कर लू ना, आंसर हमेशा क्या आने वाला है, एक इवन इंटीजर। m की जगह मैं कुछ भी फिल कर लूं आंसर हमेशा क्या आएगा, एक इवन इंटीजर। तो हमारे पहले क्वेश्चन का ये मतलब था कि आपको जर्नल इवन इंटीजर की फॉर्म बतानी है, जो कि हमेशा होता है जी 2m। m को आप कुछ भी पुट कर लो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी,
आपका आंसर हमेशा क्या आएगा जी, एक इवन इंटीजर आएगा, चाहे वो नेगेटिव आ रहा है चाहे वो पॉजिटिव आ रहा है। ये था जी हमारा पहला क्वेश्चन। अगर मैं 2m+1 डालता तो 2m+1 में क्या होता है, m को मान लो मैंने 1 डाला तो 2+1 3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो डी ऑप्शन ही हो सकता था। m अकेला, अगर m अकेला 1 है तो ऑड है, फिर अगर m को 2 डालो वो इवन है, तो हमारा ए कंडीशन भी नहीं हो सकता था। इसका मतलब हमारा बचता क्या था, ओनली सी ऑप्शन, दैट इज 2m। तो हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जी, 2m इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा पहला आज का एमसीक्यू। कहीं पे भी आपको डाउट लगे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, हाई टाइम है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड। अब आपको जर्नल ऑड इंटीजर की फॉर्मेशन बतानी है, जर्नल ऑड इंटीजर की। अब जर्नल ऑड इंटीजर है ना, मान लो मैंने ऑप्शन उठाया पहला क्यू, कहता क्यू को कुछ भी डाल लो, मैंने क्यू को डाला 1, पहला तो 1 आ गया ऑड, पर मैंने क्यू को डाला अगले केस में 2, अब 2 हमारा इवन है, यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन है वो पॉसिबल नहीं है, तो ए कट हो गया। अब मान लो मैंने डाला 2q ऑप्शन पिक किया, फिर से मैंने q1 डाला तो 2 1 2, ये तो पहले केस में इवन आ गया, हमारा सी ऑप्शन भी नहीं है। मान लो मैंने डी ऑप्शन उठाया 2q+1, अब 2q+1 के लिए q को डालते हैं पहले 0, कुछ भी डाल लो, तो 2 0 0, 0 + 1 1, ये ऑड है यानी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर मैंने डाला q को 1, तो 2 1 2 प्लस 1 कितना आया 3, यानी कि ये भी ऑड है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। q को डालते हैं जी 2 × 2 + 1, 2 2 4, 4 + 1 5, ये भी ऑड है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हर कंडीशन में ऑप्शन डी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब याद रखिएगा हमेशा जो इवन इंटीजर होता है वो होता है 2m की या 2q की फॉर्म में, 2 सिर्फ होना चाहिए, और जो हमारा ऑड इंटीजर होता है वो होता है जी हमारा 2q+1 और 2m+1, यहां पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। डायरेक्ट श्योर शॉर्ट इसका आंसर। आई होप आपको ये पहले 2 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, आप एक बार ही देख लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे आज हम 10 क्वेश्चन की एक ही पूरी सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर 2 3 इकट्ठे पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस है मैं वही ट्राई करूंगा, उसके बाद केस स्टडीज लॉन्ग शॉर्ट चलते रहेंगे। ठीक है जी, एक बार आप ये देखिए, फिर हम चले हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कहता n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। कहता n² - 1 हमेशा 8 से कट जाता है, पर अगर n किस तरह का हो तो वो हमेशा डिविजिबल होगा। अब n क्या है, एक इंटीजर है, एक ऑड इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है, एक इवन इंटीजर है, क्या है ये हमें करना पड़ेगा चेक। मान लो मैंने क्या करा, पहले n को डाला 1, 1 नेचुरल है तो 1 का स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 8, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 के 0, 0 डिविजिबल बाय 8, यानी n 1 हो सकता है। n को 2 डालते हैं तो ये आया 2 का स्क्वायर -1, यह आया 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, यानी कि नेचुरल नंबर ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल का जो 2 था वो हमें सूटेबल नहीं रहा। ठीक है, n को डाल के देखते हैं 3, n को डाला 3 तो 3 का स्क्वायर -1 डिविजिबल बाय 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, 8 से 8 कटता है, यानी कि n 3 हो सकता है, n 1 हो सकता है। अब मुझे यहां से ये समझ आ रहा है कि जो n है ना वो ऑड पैटर्न में फॉलो कर जाए, क्योंकि इवन तो नहीं करा, यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो भी पॉसिबल नहीं है। ऑड वाला फॉलो कर जाएगा या एन इंटीजर, अब एन इंटीजर भी नहीं फॉलो करा, क्योंकि 2 भी एक इंटीजर है, वो भी फॉलो नहीं है। तो इसका मतलब मुझे अब n को 5 डालने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप चाहते हैं हम फिर भी उसको चेक कर सकते हैं। तो मान लो मैंने n को डाला 5, तो ये आया 5 का स्क्वायर -1 डिविजिबल बाय 8, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गए 24, एंड 24 इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि श्योरली अगर n मेरा एक ऑड इंटीजर होगा तो वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। सो थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन वाज करेक्ट, क्योंकि हमने सारी कंडीशन चेक करके देखी, जो फुलफिल कर रही थी ठीक थी, जो नहीं कर रही थी उसको हमने हटा दिया। चलिए जी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी 65 और 117 का जो HCF है ना वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, यानी कि 65m - 117, इस तरह से हम लिख सकते हैं। लिख लो, कहता जो 65 और 117 का HCF है ना वो हम
इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको m की वैल्यू ढूंढ के देनी है। पहले हम 65 और 117 का HCF खुद से निकाल लेंगे। अब आपको पता है 65 होता है 13 मल्टीप्लाई बाय 5 और 117 होता है 13 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि 13 जो है हमारा कॉमन आ रहा है, यानी कि जब हमने HCF निकाला तो HCF आया 13। पर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता इन दोनों का HCF इसके फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, यानी कि जो क्वेश्चन का HCF है और जो हमारा HCF है वो एक बराबर आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का जो HCF है वो वाला और जो हमारा HCF है वो वाला, वो उन दोनों को क्या करना है, इक्वेट। 65 और 117 का HCF इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, हमने निकाल लिया। 65 और 117 का जब HCF निकाला तो वो आया 13। अब उनका और हमारा आंसर इक्वेट हो गया। 117 को हमने भेजा राइट साइड पे तो आया 13 प्लस 117 एंड 13 प्लस 117 प्यारे बच्चे होता है 130, यहाँ पे m आएगा और 65 2 होता है 130, यानी कि जो हमारा m है वो है जी हमारा 2। तो यहां से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या निकल के आता है जी, m इज इक्वल्स टू 2। इसमें और ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमने 65 और 117 का HCF निकाला, इस तरह से आया और आंसर आपके सामने। क्वेश्चन एक बार देख लें दोनों, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे ताकि आपको ये इजी रहे। हाँ, बस किसी टीचर की ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी क्योंकि हर एक टीचर अपना काम कर रहा है, चाहे वो जिस फॉर्म में भी कर रहा है, पर कोशिश जरूर कर रहा है तुम्हें अच्छे से अच्छा कंटेंट, तुम्हें अच्छे से अच्छी चीज पढ़ाई जा सके। चलिए चलें आगे। लीजिए जी, क्वेश्चन आ गया आपके सामने फिर से, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है जी, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स एज 5 एंड 8। कहता है एक ऐसा बड़ा नंबर निकालना जब जिसको 70 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 आए और जब जिसको 125 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 8 आए। अब प्यारे बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है कि हमें ढूंढना है यहाँ पे HCF। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, आपने क्या करना है, ये जो नंबर है ना इसको इसके रिमाइंडर में से माइनस कर लेना है। पहले केस में नंबर को उसके रिमाइंडर में से माइनस कर लिया, आंसर आया 65। सेकेंड केस में भी नंबर को उसके रिमाइंडर में से माइनस कर लिया, आंसर आ गया 117। अब ये जो नंबर है ना दोनों, ये ग्रेटेस्ट नंबर से परफेक्टली डिविजिबल है, ये ग्रेटेस्ट नंबर से परफेक्टली डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, सिंपली इन्हीं दोनों नंबर्स का हम HCF फाइंड आउट कर लेंगे। तो 65 का HCF 13 इंटू 5, 117 का HCF 13 इंटू 9। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर आया दोनों में वो है जी हमारा आंसर। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं जो ग्रेटेस्ट नंबर था ना वो हमारा क्या आया 13, क्वेश्चन में यही बोला था कि ऐसा नंबर ढूंढो जब 70 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर ये आए और 125 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर ये आए। जब मैं 13 और 70 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 आएगा और जब मैं 125 को 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो कंडीशन क्या होती है, हम नंबर को रिमाइंडर में से माइनस करके ये आ गया, सेकंड नंबर को भी रिमाइंडर में से माइनस करा तो ये आ गया। अब ये परफेक्टली डिविजिबल नंबर्स है, तो अगर ग्रेटेस्ट है तो HCF निकाल लेते हैं और अगर स्मॉलेस्ट है तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, LCM। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों वो आ रहा है जी ऑप्शन ए 13। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, ये थोड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 में ना आपको a की वैल्यू दी हुई है x क्यूब वाई स्क्वायर, b की वैल्यू दी हुई है एक्स वाई क्यूब। कहता जी HCF निकालना है a कॉमा b का। अब आपको पता है HCF निकालने का तरीका क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स। जैसे x का क्यूब है ना, यानी कि x को 3 बारी लिख लिया, y स्क्वायर है y को 2 बारी लिख लिया। उसी तरह a की x है तो x को 1 बारी, y का क्यूब है तो y को 3 बारी। अब जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स है वो हमारा आंसर, तो ये कॉमन यानी कि x आ गया, फिर इसमें ये कॉमन y आ गया और इसमें अगेन ये कॉमन y आ गया। तो फाइनल आंसर आया जी हमारा x y की पावर 2। तो ये है जी हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का HCF, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सी हुई प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल HCF LCM निकालना था, ऊपर वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर्स को माइनस करके HCF निकाला, इस क्वेश्चन में सिंपली फैक्टर्स को ब्रेक डाउन करके HCF निकाला। एक बार आप देखें, फिर हम चलें क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 पर।
टाइम की जितनी कम वेस्टेज करी जाएगी ज्यादा बेटर है। कहानियां नहीं सुनानी है, क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एलसीएम पे आ गया, जिसमें पी की वैल्यू दी है ए बी स्क्वायर एंड क्यू की वैल्यू दी है ए क्यूब बी। कहता जी एलसीएम निकाल लो पी कॉमा क्यू का। निकाल लेते हैं, इस तरह से एलसीएम निकाल लेते हैं। ये देखो ए बी स्क्वायर कॉमा ए क्यूब बी। अब इन दोनों में ए की सबसे छोटी पावर ए पावर 1 है और बी के सबसे छोटी पावर बी पावर 1 है। तो ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। उसी तरह से ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी, वो 1 रहने दो। फिर यहां पे कुछ कॉमन नहीं है तो बी एज इट इज, यहां पे 1 आ गया और ए स्क्वायर। फिर कुछ कॉमन नहीं है तो ए स्क्वायर यहां, तो यहां पे भी 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई किया ए पावर 1 इंटू ए स्क्वायर ए का क्यूब, बी पावर 1 इंटू बी पावर 1 बी स्क्वायर। यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का जो एलसीएम आया वो आया जी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए क्यूब बी स्क्वायर। आराम से सिंपल सा क्वेश्चन था, एलसीएम फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड अ इरैशनल नंबर इज ऑलवेज डैश। एक नॉन जीरो रैशनल और एक इरैशनल का जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको पता है 9th क्लास में पढ़ा है, हमेशा आंसर क्या आता है जी, इरैशनल। मान लो एक नॉन जीरो रैशनल मैंने 2 ले लिया, एक इरैशनल मैंने √3 ले लिया, इनका प्रोडक्ट करेंगे 2√3, यानी कि ये आंसर कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। तो कभी भी रैशनल में इरैशनल ऐड कर लो तो भी इरैशनल, रैशनल से इरैशनल माइनस तो भी इरैशनल, रैशनल में इरैशनल मल्टीप्लाई तो भी इरैशनल। ये हमारी 3 कंडीशंस। डिवीजन में मे बी पॉसिबल है रैशनल आ जाए, मे बी इरैशनल आ जाए, क्योंकि रैशनलाइजेशन पॉसिबल होती है। ये 3 केस तो हमारे श्योर हैं कि हमेशा आंसर इरैशनल ही आने वाला है। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8, एक बार आप देख लें। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 पर। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। कहता है एक लीस्ट नंबर निकालना है जो 1 से लेके 10 तक सबसे डिविजिबल हो, 1 और 10 को इंक्लूड करके। अब आपको पता है 1 से लेके 10 तक का लीस्ट नंबर, यानी कि हमें यहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, एलसीएम। तो यहां पे 1 से लेके 10 तक एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि लीस्ट मांगा है तो लीस्ट का मतलब एलसीएम, और कहता है 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। तो शुरू कर रहे हैं 2 के साथ, 3 एज इट इज, ये 2 to 4, 5 एज इट इज, 2 3 6, 7 एज इट इज, 2 4 8, 9 एज इट इज, 2 5 10। ठीक है, 2 को एक बार और लेते हैं, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 1 2, 5 एज इट इज, 3 7 सेम, 2 2 4, 9 5। ठीक है, अब 3 लेते हैं, 1 सेम 1 सेम, 3 1 3, 1 सेम, 5 सेम, 3 1 3, देन 7 सेम, 2 सेम, 3 3 9, देन 5। ठीक है, 5 ले लेते हैं, 1 सेम 1 सेम 1 सेम 1 सेम, ये आ गया 1 1 सेम, 7 2 3 और ये आ गया 1। अब आपको पता है 7 2 3 सिंगल सिंगल है, एक बारी 7 आएगा, एक बारी 2 और एक बारी हमारा 3, तो बाकी सारे 1 1 हो गए। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, चलो 2 to 4, 4 5 20, देन 3 7 21, 21 3 कितना होता है जी 63, और ये 2 इंटू 2 करा तो ये आ गया 40, यानी 63 इंटू 40 0 सेम, 6 3 12 1, 6 4 24 प्लस 1 25, यानी कि 2520 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको जब इन सब नंबर से डिवाइड करोगे तो परफेक्टली वो नंबर डिविजिबल होगा। देखने में चाहे सबसे बड़ा लग रहा है पर आंसर सबसे ये छोटा है। एलसीएम निकाला 1 से लेके 10 तक। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना प्यारे बच्चों, ये अब सिलेबस का पार्ट वैसे है नहीं है, तो इसको आप रहने दो, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, तो ये हम क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है जी, सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्लास रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1। जो हमने एमसीक्यूज करे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के बहुत चांसेस है, क्लेम नहीं है पर चांसेस बहुत ज्यादा है, ऐसे मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखूंगा।
अब इसी तरह से हम चैप्टर 2 और 3 के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस जो होते हैं क्वेश्चन के करने के, जो आते हैं पेपर में, आ सकते हैं, हम वो करेंगे। सो इतना ही था आज का हमारा पार्ट। सो टिल देन वी से बी हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट फॉर अदर एग्जाम्स।